Please like and subscribe my YouTube channel Kunj Technical Classes and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंस्टॉलेशन ऑफ जावा। आज हम देखेंगे कि जावा के प्रोग्राम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको जावा के प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको गूगल पर एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। आपके पास कोई भी वेब ब्राउज़र हो सकता है, चाहे वो गूगल क्रोम हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। तो वहाँ जाइए, सबसे पहले गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल के अंदर लिखिए डाउनलोड जावा। तो यहाँ पर आप डाउनलोड जावा लिखते हैं तो आपको कई सारी साइट्स दिखाई देंगी। वहाँ पर ओरेकल की साइट पर जाना है। ओरेकल की साइट पर जाइए और वहाँ से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने डाला google.com। तो मेरा यहाँ पर गूगल ओपन होके आ गया है। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ डाउनलोड जावा। तो तीसरी साइट दिखाई दे रही है यहाँ पर oracle.com की, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको JDK डाउनलोड। तो JDK डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और यहाँ नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि लाइनक्स से रिलेटेड आपको सॉफ्टवेयर चाहिए या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मेरे पास विंडो है, इसलिए मैं विंडो से रिलेटेड सॉफ्टवेयर लूँगा। तो विंडोज 64 इंस्टॉलर पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ एक चेक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ आई रिसीव्ड एंड एक्सेप्ट द ओरेकल टेक्नोलॉजी नेटवर्क। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, देन उसके बाद डाउनलोड कर दूँगा। तो ये सॉफ्टवेयर मेरा डाउनलोड होने लगेगा। तो ये करीब 160 MB का सॉफ्टवेयर है और वो डाउनलोड हो रहा है। ओके, अब ये मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ फाइल को, यस पे क्लिक किया। इस ब्राउज़र को मिनिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा आ गया दिस सॉफ्टवेयर हैज़ ऑलरेडी इंस्टॉल योर कंप्यूटर, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल इट। एक्चुअल में मैंने इस सॉफ्टवेयर को पहले से इंस्टॉल कर रखा है। आपको इंस्टॉल करना है तो केवल यहाँ पर यस करिए और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो मैं फिर से इसको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक किया, देन नेक्स्ट पर क्लिक किया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लोज कर देता हूँ। तो मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं सॉफ्टवेयर को देखना चाहता हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो मेरे पास दो तरीके हैं जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। पहला तरीका है कि मैं Windows+R की दबाता हूँ तो मेरा रन ओपन हो जाता है, रन कमांड ओपन हो जाती है। यहाँ पर मैं डालता हूँ CMD। ठीक है, और CMD डालने के बाद एक विंडो ओपन होकर आती है ब्लैक स्क्रीन की, तो उसे बोला जाता है कमांड प्रॉम्प्ट। CMD बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कमांड प्रॉम्प्ट को। ओके, तो यहाँ ये जो ब्लैक स्क्रीन ओपन होकर आएगी उस पर लिखा होगा C यूजर। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा होगा। ओके, तो यहाँ पर आगे जाके आपको लिखना है केवल जावा सी, देन एंटर दबा के देखिए। जैसे ही जावा सी एंटर दबाते हैं आप, तो आप देखिएगा यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स बनी आ जाएंगी। ठीक है, अगर ये फाइल्स आपको दिखाई देती हैं, ये बहुत सारी फाइल्स जो आपको दिखाई देती हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपका जावा इंस्टॉल हो चुका है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। मैं गया Windows+R दबाया, रन मेरा ओपन हो गया। यहाँ पर डाला मैंने CMD, एंटर किया तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है C यूजर कुंज। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ जावा सी, एंटर करके देखते हैं तो देखिए बहुत सारी फाइल्स दिखाई दे रही हैं ये। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका जावा इंस्टॉल हो चुका है। दूसरा तरीका है ये पता करने का कि जावा इंस्टॉल हुआ है या नहीं। चेक करते हैं। मैं गया दिस PC के अंदर, दिस PC पर मैंने क्लिक किया
तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सी ड्राइव के अंदर गया, देन सी ड्राइव के अंदर जाके प्रोग्राम फाइल पे जाता हूँ, प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा के अंदर जाता हूँ, जावा के अंदर JDK 15 लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो JDK है इसका मतलब होता है जावा डेवलपर किट। यही बताता है कि आपका कौन सा वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, JDK होता है क्या इसको अभी हम समझेंगे। तो इसके अंदर बिन नाम का फोल्डर है और यहाँ पर देख रहे हैं आप बहुत सारी फाइल्स दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर एक ये जावा की फ़ाइल दिखाई दे रही है और जावा सी दिखाई दे रही है। तो ये जावा सी जो है ना, यही है आपका कंपाइलर। तो इसी से पता चलता है कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब देखते हैं कि जावा के अंदर हमारा पहला प्रोग्राम कैसे बनाया जाए। तो अगर मैं पहला प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ अपने जावा के अंदर, तो मुझे कुछ सिंटैक्सेस लिखने पड़ेंगे, कुछ सिंटैक्सेस का यूज करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से सिंटैक्सेस हम यूज करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं जावा का फर्स्ट प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो पहली बात है कि जावा का पहला प्रोग्राम बनाया किसके अंदर जाए। ओके, तो आपके लिए एक एडिटर होना चाहिए। जैसा कि आप लोग अगर C और C++ से फैमिलियर हैं तो वहाँ पर एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती थी। तो वहाँ पर एक आप यूज़ करते थे टर्बो C नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, जहाँ पर आप अपना प्रोग्राम लिखते थे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर नोटपैड यूज़ कर सकता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकता हूँ, इक्लिप्स यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले नोटपैड के थ्रू देखेंगे कि कैसे जावा का प्रोग्राम बनाया जाता है। तो जावा का प्रोग्राम सिंपल नोटपैड पर लिखा जा सकता है। नोटपैड आप ओपन करना जानते ही होंगे। आप अपने विंडो की को दबाइए तो वहाँ पर आपको नोटपैड दिखाई दे जाएगा, या अगर दिखाई नहीं देता है तो Window+R दबाइए, Win+R दबाइए। Window+R दबाएंगे तो क्या खुल के आएगा, आपका रन कमांड ओपन होके आएगा और वहाँ पर लिख दीजिए सिंपल नोटपैड। तो एंटर दबा दीजिए तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, या नोटपैड प्लस प्लस आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक IDE है इक्लिप्स। तो इक्लिप्स IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है GUI का कॉन्सेप्ट, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो कि आपको बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल कराएगा आपको, और बहुत ही बेहतरीन आपको लुक दिखाई देगा। ठीक है, और वहाँ पर फाइल को मैनेज करना बहुत आसान होता है। देखेंगे किस तरीके से उस पर भी काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नोटपैड के अंदर प्रोग्राम कैसे किया जाता है, सिंपल बेसिक प्रोग्राम। ठीक है, तो नोटपैड मैं ओपन कर लिया। नोटपैड के अंदर जैसे ही नोटपैड ओपन हो जाता है तो मैं उस फाइल को सबसे पहले सेव करूँगा। तो सेव जो किया जाएगा उसको .java फाइल से किया जाएगा, .java एक्सटेंशन से किया जाएगा। अब मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे ये नोटपैड ओपन हो गया, ये मेरा नोटपैड ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं प्रोग्राम करूँगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फाइल, और यहाँ पर नाम के लिए आता है। ठीक है, इसे टाइटल बार बोलते हैं, यहाँ पर नाम आता है, फाइल, एडिट। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर। ओके, तो आप फाइल पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर सेव कर दीजिए प्रोग्राम को। सबसे पहले कुछ भी नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने केवल इस प्रोग्राम को कुछ भी नहीं लिखा है इसके अंदर, लेकिन मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। किस नाम से सेव करूँगा, तो कोई भी नाम ले लिया मैंने, जैसे कि मैंने ले लिया फर्स्ट प्रोग्राम .java। ठीक है, तो ये हो गया फाइल नेम। ये क्या है आपका फाइल नेम, और ये क्या है इसका एक्सटेंशन। आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एक्सटेंशन से ही किसी फाइल को समझता है। ठीक है, तो जैसे कि आपकी अगर कोई सॉन्ग की फ़ाइल होती है तो .mp3 होती है, वीडियो की फ़ाइल होती है .mp4 होती है। इसी तरीके से अगर जावा की फ़ाइल है तो उसके आगे लिखा जाता है फाइल नेम .java। ठीक है, तो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे सेव करने के लिए यहाँ से फाइल पे गया और सेव पे क्लिक कर दिया, या Ctrl+S दबा दीजिए, उससे भी सेव हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको दिखाएगा लोकेशन कहाँ पर आपको सेव करना है। ठीक है, सबसे पहले लोकेशन बोलेगा कहाँ पर सेव करना है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप किसी भी ड्राइव में,
चाहे वो डी ड्राइव हो, चाहे सी ड्राइव हो, चाहे ई ड्राइव हो, उनमें एक फ़ोल्डर बना लीजिए। उसके अंदर मैंने मान लीजिए मैंने डी ड्राइव के अंदर, मान लीजिए मैंने ई ड्राइव के अंदर यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लिया, जावा नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर ही मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँगा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा नाम की मेरी फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये था सेव करने का तरीका। अब देखते हैं प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है। तो आप नोटपैड के अंदर है, मान लीजिए नोटपैड के अंदर आपने सबसे पहले यहाँ पर कुछ सिंटैक्सेस यूज किए जाते हैं। अगर आप सी और सी प्लस प्लस से फैमिलियर हैं तो वहाँ पर कुछ सिंटैक्सेस लिखे जाते थे। जैसे कि सी के अंदर लिखा जाता था सबसे पहले हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड stdio.h। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता था कि हैज़ का मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और इंक्लूड का मतलब वो कमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्लूड कीजिए। stdio का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल्स को, हेडर फाइल्स को इंक्लूड कीजिए। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता था। इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ सिंटैक्सेस लिखे जाते हैं। ठीक है, तो उन सिंटैक्सेस को देख लेते हैं क्या क्या सिंटैक्सेस हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्मॉल में पी पब्लिक। याद रखिएगा यहाँ पर कैमल केसेस का वैल्यू है कि अगर मैं किसी भी चीज़ को कैमल केसेस में लिख रहा हूँ तो उसकी कुछ वजह है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है पब्लिक, देन इसके बाद लिखा जाता है, ये स्मॉल में ही लिखा है मैंने सब कुछ, मैंने लिखा पब्लिक, देन इसके बाद लिखा क्लास। ठीक है, तो पब्लिक भी एक कीवर्ड है और क्लास भी एक कीवर्ड है। ठीक है, अगर आप सी प्लस प्लस से फेमिलियर हैं तो वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मॉड्यूल्स बताए गए थे, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर पब्लिक लिखा जाता है, देन इसके बाद क्लास लिखा जाता है, देन इसके बाद क्लास का नाम लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, क्लास नेम, क्लास नेम। देन इसके बाद बॉडी बनाई जाती है इसकी, तो करली ब्रैकेट से बॉडी बनाई जाती है, मैंने करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देन इसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, देन इसकी बॉडी बनाई जाती है। ओके, देन बॉडी को क्लोज कर दिया, मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट किया, करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये है आपका सिंटैक्स। तो जावा का सिंटैक्स इस तरीके से लिखा जाता है। हर प्रोग्राम में आप इस तरीके से जावा का सिंटैक्स लिखेंगे। ठीक है, अब जावा का सिंटैक्स लिखने की कुछ वजह होगी इस तरीके से लिखने की, क्योंकि वहाँ पर हम अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर जो भी हम लिखते थे उसका रीजन होता था। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो भी मैं कुछ लिख रहा हूँ उसका रीजन है, उसको जान लेते हैं। तो क्लास कीवर्ड है। सबसे पहली बात कि हमारा जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, आप लोग जानते ही हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली वर्किंग करती है क्लास और ऑब्जेक्ट के बेसिस पर। ठीक है, तो मैंने एक बात बताई थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी और क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बताया था मैंने। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है क्लास। ठीक है, तो क्लास कीवर्ड लिखा जाता है। क्लास बेसिकली एक तरीके से हम इसको समझ सकते हैं जैसे कि आप लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करते थे आप सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो सी लैंग्वेज के अंदर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होते थे, जैसे कि आप स्ट्रक्चर का यूज करते थे। तो स्ट्रक्चर क्या होता था, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, डिसिमिलर एलिमेंट को का कलेक्शन को हम क्या बोलते थे, स्ट्रक्चर बोलते थे। ठीक है, तो क्लास के अंदर भी यही बात आती है। क्लास के अंदर भी आप क्या करते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स और फंक्शन का कलेक्शन करते हैं। ओके, तो अब जान लेते हैं कि यहाँ पर सिंटैक्सिस को कैसे यूज किया जाता है। क्लास नाम का एक सिंटैक्स है जिसको मैंने एक्सेसिबिलिटी पब्लिक दे रखी है, मतलब ये पब्लिकली एक्सेसिबल है। तो यहाँ पर क्लास लिखा, देन इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है क्लास नेम। तो क्लास नेम
यहाँ पर कोई भी मैं क्लास नेम लूँगा तो क्लास नेम हमेशा याद रखिएगा कि कैमल केस में लिखा जाता है, कैमल केस में लिखा जाता है। ठीक है, अब इनका एक एक करके मतलब मैं बताऊंगा, आगे चल के आपको डेफिनेटली समझ में आएगा ये क्यों लिखा जा रहा है और क्या रीज़न है इसका। तो क्लास लिखा मैंने, इसके बाद क्लास नेम लिखा, ठीक है, और इसको एक्सेसिबिलिटी दे दी मैंने पब्लिकली, ठीक है। देन इसके बाद मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट किया। आप लोग जानते हैं सी के अंदर मेन से हमेशा प्रोग्राम स्टार्ट करते थे, ठीक है, वर्ड मेन लिखा होता था या इंटीजर मेन लिखा रहता था, ठीक है। तो मेन नाम का फंक्शन होता था, वहीं से आप प्रोग्राम को स्टार्ट करते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मेन नाम का फंक्शन है जहाँ से हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो मैंने मेन लिखा, मेन नाम का फंक्शन लिखा है, उसके आगे वर्ड लिखा है। तो वर्ड का मतलब क्या होता है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी पड़ेगी इसको, ठीक है। देन इसके बाद मैंने लिखा है स्टैटिक देन पब्लिक। तो स्टैटिक मैंने इसलिए लिखा है कि ये क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन को कोई भी अगर एक्सेस करना चाहता है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर मुझे बिना ऑब्जेक्ट बनाए किसी भी फंक्शन को एक्सेस करना है क्लास के अंदर के किसी भी फंक्शन को मुझे एक्सेस करना है तो मुझे स्टैटिक देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं स्टैटिक लगा देता हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आगे चल के आपको सब समझ में आ जाएगा आगे वाले लेक्चर्स में। पब्लिक इसको इसलिए दिया है कि पब्लिक का मतलब है ये एक्सेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि ये पब्लिकली इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो इसको जो एक्सेस करता है वो करता है हमारा JVM। तो अभी मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था JVM क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन होता है, उसी के अंदर आपका कंपाइलर होता है, ठीक है। तो JVM इसको एक्सेस कर सके, इस मेन मेथड को एक्सेस कर सके, आप फंक्शन बोल लीजिए या मेथड बोल लीजिए, बात एक ही है, इसलिए यहाँ पर पब्लिक एक्सेसिबिलिटी लगाई गई है, ठीक है। अब इस आप लोग सी से फेमिलियर हैं तो वहाँ पर मेन के अंदर कोई भी आर्गूमेंट नहीं दिया जाता था, लेकिन जावा के अंदर आर्गूमेंट दिया जाता है। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नाम की क्लास है, ठीक है, स्ट्रिंग नाम की क्लास है, ओके। और ये एक वेरिएबल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एरे को, ठीक है। इसके थ्रू आप जानते हैं कि एक एरे बनाता है, ठीक है, और ये एक वेरिएबल है। यहाँ इस वेरिएबल का नाम ARGS ना होके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुंज रख सकते हैं, अजय रख सकते हैं, X रख सकते हैं, Y रख सकते हैं, Z रख सकते हैं, कुछ भी आप जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट केस में ARGS लिखा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं आर्गूमेंट्स को। ये क्या है, आर्गूमेंट है। तो ये जो आर्गूमेंट है इसे बोलते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट, कमांड लाइन आर्गूमेंट, ठीक है। क्या बोला जाता है, कमांड लाइन आर्गूमेंट। इसका यूज क्या होता है ये आगे चल के हम देखेंगे कि इसको हम कमांड लाइन में कैसे यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने स्ट्रिंग लिखी है उसको मैंने कैपिटल S से लिखा है। तो जब भी मैं किसी क्लास की बात करूँगा, क्लास के नेम की, भाई ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कैमल केस में लिखा होगा। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिखा है, स्ट्रिंग का S बड़ा लिखा है, ठीक है, और बाकी सब मैंने स्मॉल में लिखा है। और यहाँ पर जो क्लास नेम लिखा है उसका C बड़ा लिखा है और नेम का N जो है मैंने कैपिटल में लिखा है। तो ये भी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंटैक्स लिखा जाता है। अगर मैं इस सिंटैक्स के अंदर, ये मैंने सिंटैक्स लिख दिया, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई स्टेटमेंट प्रिंट होके आए तो स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है println, उसको कैसे यूज करते हैं देखते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर system डॉट आउट डॉट println, ठीक है, और डबल कोट के अंदर मैंने कोई मैसेज लिख दिया, कोई भी मैसेज। तो जैसे कि मैंने इसके अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अगर आपने इससे पहले C लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आप लोग जानते होंगे कि प्रिंटf नाम का एक फंक्शन होता था वहाँ पर,
जो कि स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता या वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता था। तो यहाँ पर प्रिंट एलन नाम का फंक्शन यूज किया जाता है। प्रिंट या प्रिंट यूज कर लिए या प्रिंट एलन लिख दिए, बात एक ही है। प्रिंट का मतलब होता है स्टेटमेंट को प्रिंट करना, और प्रिंट एलन का मतलब है कि स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद एक लाइन, नेक्स्ट लाइन प्रोवाइड कर देना। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने डबल कोड के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो जैसा का तैसा प्रिंट हो जाता है। तो हेलो वर्ल्ड जैसा का तैसा प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब इससे पहले सिस्टम डॉट आउट क्या है ये, तो सिस्टम जो है आपकी क्लास का नाम है। ठीक है, ये एक्चुअल में एक फंक्शन है, प्रिंट एलन एक फंक्शन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी फंक्शन या वेरिएबल क्लास के अंदर अगर यूज हो रहा है, उसको अगर मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाना, मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ा, सिस्टम डॉट आउट लिखना पड़ा। तो एक्चुअल में इस प्रिंट एलन फंक्शन की डेफिनेशन किसी क्लास के अंदर लिखी होगी। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब प्री डिफाइंड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिस्टम नाम की प्री डिफाइंड क्लास है। इसके अंदर आउट जो है वो रेफरेंस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेफरेंस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रेफरेंस वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट का होगा। किसका होगा, किसी ऑब्जेक्ट का होगा। ठीक है, तो क्लास के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल, देन उसके बाद किसी फंक्शन को कॉल किया गया। तो ये फंक्शन प्रिंट एलन नाम के फंक्शन को अगर मुझे यूज करना है तो ये मुझे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये रूल है। ओके, तो इसके अंदर डबल कोट के अंदर मैं जो भी दूंगा वो जैसा का तैसा प्रिंट हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद ये करली ब्रैकेट यहाँ खत्म हो गया। जब ये यहाँ पर ये करली ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ था, ये करली ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया। याद रखिएगा यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया जाता, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया जाता इन करली ब्रैकेट के आगे। जैसा कि आप अगर आप बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर जब बनाते थे तो वहाँ पर आप सेमीकोलन यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर यूज नहीं किया जाता। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो एरर आ जाएगी। और ये स्टेटमेंट मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, देन उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया, तो इसका मतलब है ये लाइन टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा पहला प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैं बताता हूँ कि कौन कौन से सिंटैक्सेस हम यहाँ पर यूज करेंगे और उन सिंटैक्सेस का मतलब क्या है। तो हर एक लाइन का मतलब आपको आई होप समझ में आया होगा। अब मैं अपना पहला प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो आपको याद होगा मैंने अपने पहले प्रोग्राम का नाम क्या रखा, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी इस क्लास का नाम क्या रखूँगा, फर्स्ट प्रोग्राम रखूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने कैमल केस यूज किया है। क्लास का पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल में होगा, ये याद रखिएगा। तो ये होगी हमारी क्लास नेम। ठीक है, ओके। अब मैंने ये प्रोग्राम बना लिया और इसके अंदर मैंने सबसे पहले लिखा पब्लिक क्लास फर्स्ट प्रोग्राम, देन इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर लिखा स्ट्रिंग args, देन इसके बाद लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करना चाह रहा हूँ और रन करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर इसको कंपाइल करना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा विंडो प्लस R की दबाऊँगा। ठीक है, तो आपका क्या ओपन हो जाएगा, रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डालिए cmd। ठीक है, cmd, और यहाँ पर आप cmd जैसे ही डालते हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट पर आपको फिर से वही दिखाई दे रहा होगा सी यूजर। ठीक है, जैसे मेरा नाम है कुंज पीसी है तो कुंज दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको कुछ और दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ पर जाइए, जैसे ही आपको यहाँ पर जाइए और यहाँ पर डालिए ई ड्राइव। मैंने ई ड्राइव के अंदर वो फोल्डर बनाया था ई ड्राइव, देन कोलन आप चाहे स्मॉल लेटर में लिख लीजिए या कैपिटल लेटर में लिख लीजिए ई:। जैसे ही एंटर दबाएंगे आप ई ड्राइव पर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जाके आपको लिखना है cd स्पेस जावा। तो cd स्पेस जावा नाम का फोल्डर बनाया था मैंने। cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी।
ठीक है। अब कहाँ पर आ गए आप, ई कोलन स्लैश जावा, देन इसके बाद यहाँ पर आपका ब्लिंक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब कंपाइल करना है। अगर फाइल को आप कंपाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कमांड डालना पड़ेगा, उसका नाम है जावा सी। अगर आपको फाइल को कंपाइल करना है तो लिखना पड़ेगा जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा। तो मेरी फाइल नेम क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, ठीक है। देन एंटर दबाऊँगा। तो जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ तो कंपाइल हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर मैं प्रोग्राम को रन कराना चाहता हूँ तो उसके लिए लिखा जाएगा इसी जावा के अंदर, यहाँ पे लिखा जाएगा जावा स्पेस फाइल नेम। तो मैंने फाइल नेम क्या लिखा है, फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम। ओके। अब एक बात याद रखिएगा कि मैंने जावा के अंदर अगर मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है तो यहाँ पर डॉट जावा नहीं लिखूँगा। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है क्लास फाइल को। ओके, ये क्लास फाइल क्या होता है अभी समझेंगे हम। ये जावा यहाँ से रन कराने के लिए होता है और ये जो है ऊपर वो कंपाइल कराने के लिए होता है। अब हो सकता है कि आप अगर कंपाइल करा रहे हो तो कंपाइल ना हो, क्यों? एक्चुअल में क्या है, आपने जावा इंस्टॉल तो कर लिए लेकिन पाथ सेट नहीं किया है। अब ये पाथ सेट करना क्या होता है, देखते हैं। पाथ सेट करने के बाद आपका जावा का प्रोग्राम चलता है या नहीं चलता है। पहले देख लेते हैं इस प्रोग्राम को कि ये मेरा प्रोग्राम रन करता है कि नहीं करता। तो मैं अपने कंप्यूटर पे देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अपने कंप्यूटर पे देखता हूँ कैसे जावा के प्रोग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने विंडो प्लस आर दबाया तो यहाँ पर आपको रन कमांड दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर मैंने नोटपैड लिखा, देन एंटर दबाया तो मैं गया यहाँ पर फाइल के अंदर और यहाँ पर मैंने सेव कर दी फाइल को। तो ये दिखा रहा है कि मैं गया अपने दिस पीसी में और यहाँ पर मेरे पास ड्राइव है CEF में। मान लीजिए मैं EF ड्राइव में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर, और यहाँ पर उस फोल्डर का नाम रखता हूँ जावा, ठीक है। और इस जावा के अंदर फाइल नेम पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इस फाइल का नाम रखता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। याद रखिएगा फर्स्ट का F कैपिटल हो, और ये मैंने सेव कर दिया। तो अभी आपको टाइटल बार पर दिखाई दे रहा फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले सिंटैक्स लिख लेता हूँ अपना। तो मेरा सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले पब्लिक, देन इसके बाद क्लास, देन इसके बाद मेरे क्लास का नाम। तो मैं क्लास का नाम वही रखूँगा जो मेरे फाइल का नाम है। तो मैंने लिखा फर्स्ट प्रोग्राम और इसके बाद मैंने बॉडी बना ली इसकी। तो मैंने अपना कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मुझे एक फंक्शन बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, ठीक है। तो ये भी हमारे सिंटैक्स के अंदर आता है। तो मैंने लिखा यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब इसके अंदर कमांड लाइन आर्गूमेंट दिया मैंने, स्ट्रिंग का S बड़ा, स्ट्रिंग ARGS, एरे ARGS, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसकी बॉडी बना ली। तो यहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम लिखता हूँ। यहाँ पर एक्चुअल में मैं एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो प्रिंट कराने के लिए क्या लिखते हैं, system डॉट आउट डॉट println। तो system डॉट आउट डॉट println, देन इसके बाद ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस, देन इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और सेमीकोलन लगा दिया। अब मुझे लगता है मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसको सेव कर दिया। फाइल पे गया,
सेव कर दिया, या फिर कंट्रोल एस दबा दीजिए, सेव हो जाएगा। अब आप विंडो आर दबाइए, फिर उसके बाद CMD पर जाइए। वहाँ पर आपको सी यूजर कुंज दिखाई दे रहा है, आपको अपने PC का नाम दिखाई देगा। यहाँ पर गया मैं, मेरा ई ड्राइव के अंदर गया, ई ड्राइव नहीं F ड्राइव के अंदर है मेरा, तो F ड्राइव के अंदर गया। F ड्राइव के अंदर जाके मैंने यहाँ पर CD स्पेस जावा नाम का फ़ोल्डर है मेरा। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, मतलब फ़ोल्डर के अंदर जाना चाह रहे हैं, जावा नाम के फ़ोल्डर के अंदर जाना चाह रहे हैं। तो मैंने जावा नाम के फ़ोल्डर के अंदर गया। यहाँ पर मैंने देखा DIR करके देखा। DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी, वो रिप्रेजेंट करता है, वो बताता है आपको कि इसके अंदर फाइल या फिर फ़ोल्डर अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा नाम की फ़ाइल बनी हुई है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको कंपाइल करता हूँ। तो जैसे ही मैंने लिखा जावा सी स्पेस और मैंने लिखा फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, देन एंटर दबाया, तो देखिए ये कंपाइल तो हो गया। ओके, ये कंपाइल इसलिए हो गया कि मैंने पाथ सेट कर रखा है। इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा जावा स्पेस फर्स्ट प्रोग्राम, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास नाम की फ़ाइल आ रही है। ठीक है, तो आप केवल फर्स्ट प्रोग्राम लिखिए या फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास लिखिए, ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो आप जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो देखिए आपको हेलो वर्ल्ड नाम का आउटपुट मिल गया। तो जो भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वो आपको वहाँ पर आउटपुट पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आर्गुमेंट में क्या इसके अंदर डबल कोड के अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहता है हेलो वर्ल्ड, तो अगर मैं यहाँ पर कोई और स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहता हूँ तो वो टाइप कर दूंगा और वो सीधा का सीधा वैसे ही प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब देख लेते हैं कि पाथ सेट कैसे करते हैं। एक्चुअल में इसमें मैंने पहले से ही पाथ सेट कर रखा है। अगर आपका पाथ सेट नहीं है तो पाथ सेट कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने दिस PC के अंदर गया, दिस PC को मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया और मैंने प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक किया। तो उसके बाद यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट वेरिएबल पर मैंने क्लिक किया। देन यहाँ पर पाथ दिखाई दे रहा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो न्यू करके लिखा हुआ है तो न्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर बोल रहा है वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम अगर आपको देना है तो यहाँ पर लिखिए पाथ, वेरिएबल नेम है पाथ इक्वल टू, और यहाँ पर आपको वेरिएबल नेम देना है। तो आप फिर से दिस PC के अंदर आइए और यहाँ पर आपको C ड्राइव के अंदर जाना है। C ड्राइव के अंदर गए, देन इसके बाद प्रोग्राम फाइल पर जाना है। प्रोग्राम फाइल पर जाके यहाँ पर जावा नाम का फ़ोल्डर है, फिर JDK 15 के अंदर जाना है। देन इसके बाद बिन नाम का फ़ोल्डर है। आपको यहाँ पर एड्रेस बार पर ये सारा का सारा एड्रेस दिखाई दे रहा है। तो इस एड्रेस को यहाँ पर क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसे कॉपी किया और फिर मैंने इसे मिनिमाइज कर दिया, तो यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू के पर यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये पाथ सेट हो गया। अब मैं यहाँ पर सिस्टम वेरिएबल, ठीक है, सिस्टम वेरिएबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फिर से मैं वही काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पाथ और वेरिएबल की वैल्यू लिखता हूँ, तो वही सेम मैंने पेस्ट कर दिया। देन इसके बाद मैंने ओके पर क्लिक किया तो मेरा ये पाथ सेट हो गया। ठीक है, बस इतना करना होता है। देन इसके बाद यहाँ पर सिस्टम प्रॉपर्टीज पर भी ओके कर दीजिए, देन बाकी सबको क्लोज़ कर दीजिए। तो ये मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, तो मेरा पाथ सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जावा के पाथ को सेट कर सकते हैं। आज हमने जाना कि जावा का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। तो जावा का प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से सिंटैक्सेस यूज़ किए जाते हैं ये हमने उनको समझा। ठीक है, और अगर आपको ये कुछ सिंटैक्सेस समझ में नहीं आया है तो आगे मैं पढ़ाता रहूँगा। जब मैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा तो वो आपको अंडरस्टूड होने लगेंगे। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि आपने कंपाइल किया, तो कंपाइल करने के बाद एक क्लास नाम की फाइल, डॉट क्लास नाम की फ़ाइल बनी। ठीक है, तो वो कैसे बनी, ओके, और उसका मतलब क्या है, देन उसके बाद रन कैसे हुई। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि यहाँ पर प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद क्या हो रहा है और कंपाइल करने के बाद रन कैसे हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो JDK है उसका क्या रोल है, ठीक है, जावा डेवलपर किट का क्या रोल है, तो ये समझ लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मैंने अपनी सोर्स फाइल बनाई। तो जैसे ही मैंने अपनी सोर्स फाइल बना ली तो उस सोर्स फाइल का नाम रखा था मैंने
फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, तो ये मेरी क्या हो गई, सोर्स फाइल हो गई। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस फाइल को कंपाइल किया, तो कंपाइल करने के बाद मेरी एक फाइल बनी होगी, उसका नाम है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास। ठीक है, तो ये फाइल बन गई। देन इसके बाद ये जो मैंने कंपाइल कर लिया, अब इसके बाद मैं रन करना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर कंपाइल किया है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया था, तो वो मेरी सोर्स फाइल से बाइट कोड में कन्वर्ट हुई थी। तो सोर्स फाइल मेरी बाइट कोड में कन्वर्ट हुई थी। ठीक है, तो ये मेरा सोर्स कोड है, सोर्स कोड। तो मेरा सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको अब रन कराना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको रन कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास नाम की फाइल है, जिसको हम बोल रहे हैं बाइट कोड, इसको रन कराना है। ठीक है, इसको रन कराना है। आप लोग जानते हैं कि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनी कैसे है, इस बात को समझते हैं। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनने के लिए इसमें JVM का बहुत बड़ा रोल है। तो JVM क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, इसमें क्या है, JVM का रोल है। तो JVM को समझते हैं। तो जब हम प्रोग्राम को, इस जो क्लास फाइल जो बनी है, इस क्लास फाइल को अगर मैं रन कराना चाहता हूँ, तो मेरे JVM की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर बीच में JVM काम करता है, जिसका नाम है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, क्या काम करता है, जावा वर्चुअल मशीन काम करता है। इसके अंदर होता है आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, अब ये इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर का काम मैंने आपको बताया कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। आप जानते हैं कि जावा के अंदर कंपाइलर भी वर्क करता है और इंटरप्रेटर भी वर्क करता है। तो इन दोनों की ज़रूरत क्या पड़ी, इस चीज़ को समझते हैं। तो जैसे ही इंटरप्रेटर यहाँ पर वर्क करेगा, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस फाइल के फर्स्ट लाइन के कोड को देखेगा, देन इसके बाद इसको यहाँ पर देगा JVM को, JVM इंटरप्रेटर को देगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, किसी मशीन के कंपैटिबल कन्वर्ट करके देगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल कोड में कन्वर्ट करके देगा। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसको देगा, CPU को देगा। तो CPU जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कोड देगा, वो CPU को एग्जीक्यूट करने के लिए देगा। ठीक है, चलिए फिर से समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले मेरा सोर्स कोड था, तो सोर्स कोड क्या गया, मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद मेरा बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब ये बाइट कोड जैसे ही मेरा बन के आया, ठीक है, तो बाइट कोड जब मैं इसको रन कराना चाहता हूँ, जैसे मैंने कंपाइल कर लिया, देन इसके बाद मैं इस फाइल को रन कराना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर ये फाइल रन नहीं होती है। यहाँ पर ये जो फाइल बन के आई है, बाइट कोड बन के आया है, वो रन होता है। ठीक है, तो ये बाइट कोड रन होके आया। इसी बाइट कोड की वजह से ये हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाता है। कैसे बनता है इसको समझते हैं अभी। तो बाइट कोड गया, बाइट कोड के अंदर ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्लास को अगर आप ओपन करेंगे नोटपैड के अंदर, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मतलब कुछ इस तरीके से कोड से लिखे होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस बाइट कोड के अंदर जो पहली लाइन लिखी हुई है, तो वो क्या करेगा, इंटरप्रेटर पहली लाइन को रीड करेगा। तो मैंने एक बात बताई थी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है,
हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या मशीन के कंपैटिबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर जो इंटरप्रेटर है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल उस फाइल को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और जैसी मेरी पहली लाइन कन्वर्ट हुई, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया, इंटरप्रेटर ने मशीन लेवल में कन्वर्ट कर दिया, देन मतलब 0-1 में कन्वर्ट कर दिया और ऑपरेटिंग सिस्टम ने सीपीयू को दे दिया। तो सीपीयू उस फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब उस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इतने में क्या होगा, इंटरप्रेटर दूसरे कोड को भी ले लेगा, ठीक है, और फिर उसको फिर से कन्वर्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल लो लेवल लैंग्वेज में। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम किसको देगा, सीपीयू को देगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलता रहता है। अब जावा के अंदर हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसका रीज़न क्या है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कॉम्बिनेशन हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना सकें। हम जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना सकें। वो कैसे? कि अगर मान लीजिए कि मेरा फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा नाम की फाइल है और मैं डायरेक्ट इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल इसको कन्वर्ट कर देता, ठीक है, जैसा कि ट्रेडिशनल लैंग्वेज में होता है, आपकी सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज में इसी तरीके से होता है। तो वहाँ पर सीधे कंपाइलर वर्क करता है और वो कन्वर्ट कर देता है आपके मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो फाइल को कन्वर्ट तो कर देता है लेकिन मशीन पर डिपेंडेंट हो जाता है, वो मशीन पर डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने एक प्रोग्राम लिखा है, उसको कंपाइल किया, तो जैसे ही मैंने कंपाइल किया, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास, तो जैसे ही मैंने कंपाइल किया तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास नाम की फाइल बन गई। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट कोड हो गया इसका, मतलब बाइट कोड हो गया, ओके। अब ये बाइट कोड आप कहीं भी ले जाइए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले जाइए, वो रन कर जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो JVM दिया है वो मशीन डिपेंडेंट है। तो ये JVM क्या है, मशीन डिपेंडेंट है। अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं तो विंडो के लिए JVM अलग है, जैसा कि मैंने अभी इंस्टॉल करके दिखाया था, विंडो के लिए JVM अलग था, लाइनक्स के लिए JVM अलग है, सोलरिस के लिए JVM अलग है, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए JVM अलग है। तो ये जो है आपका मशीन डिपेंडेंट है, मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस JVM की वजह से ही आपका जो जावा का प्रोग्राम है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। तो जावा JVM कोई हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो ये एक वर्चुअल मशीन बोला जाता है, ओके। अब इंटरप्रेटर का एक फ़ायदा है यहाँ पर कि इंटरप्रेटर ने पहली लाइन ली और ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल कन्वर्ट कर दी, और ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी देर में CPU को दिया और CPU उसको एग्जीक्यूट कर रहा है लाइन को, उतनी देर में हमारा इंटरप्रेटर क्या करेगा, दूसरी लाइन को ले लेगा, ठीक है, या तीसरी लाइन को ले लेगा। तो दूसरी लाइन को लिया, उसको कन्वर्ट कर लिया ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपैटिबल, दूसरी लाइन को लिया, कन्वर्ट कर लिया, तीसरी को लिया, चौथी को लिया, पांचवी को लिया। तो वो क्या करेगा, एक बफर बना लेगा, बफर मतलब मेमोरी बना लेगा और उसमें स्टोर करके रख लेगा। तो जितने टाइम पर पहली या दूसरी लाइन मेरी एग्जीक्यूट हो रही होगी, उतने टाइम पर हमारी पहले से ही कन्वर्ट करके रखी होगी हमारी फाइल, जो बाइट कोड से मशीन कोड के लिए कंपैटिबल बना के उसने पहले से ही कन्वर्ट करके रखी होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसको बोला जाता है, इस इंटरप्रेटर को बोला जाता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है। इसी वजह से इसको बोला जाता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ओके। तो ये आपका कंपाइलर की तरह भी वर्क कर रहा है और इंटरप्रेटर की तरह भी वर्क कर रहा है, ओके। इस वजह से आपका प्रोग्राम जो है वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि जावा कैसे इंस्टॉल होती है, जावा का पहला प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, और जावा में किस तरीके से कंपाइल कैसे होता है प्रोग्राम और रन कैसे होता है प्रोग्राम, और इसके अंदर की मैकेनिज्म को हमने समझा, ठीक है।
अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड या प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।